तो अभी हम एन्यूमरेशन करने वाले हैं हमारे ट्रैकमी की मशीन पे। जो सबसे पहला स्टेप है हमारा प्रवास्क में, आपको पता करना है कि मशीन का अटैक सरफेस क्या है। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, एक ट्रैकमी का लैब है, एक रूम है लिनक्स प्रवास्क जो कि फ्री है। आप भी इसे फ्री में यूज़ कर सकते हो, इसके जो टेस्ट लैब्स है वो फ्री में एक्सेस कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूँ ये मशीन, ये लैब आपको सॉल्व करना। और मैक्सिमम टेक्निक्स इसमें दी गई हैं, बताई गई हैं बहुत ही अच्छे से। मतलब डिटेल में आपको यहाँ पर थ्योरी नहीं बताया गया है, वो मेरा काम है। बाकी यहाँ पर प्रैक्टिकल्स आप इजीली कर सकते हो जो मैं आपको करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक मशीन है, मैंने स्टार्ट करके रखी है, इसका आईपी मिल चुका है मुझे। यहाँ पर हमको प्रवास करना है। तो एक्चुअली पहले से आपको मशीन पर एक्सेस है एज ए नॉर्मल यूजर। तो यहाँ पर डिटेल दी गई है कि आपका यूजर नेम क्या है और आपका पासवर्ड क्या है, पासवर्ड भी दिया है। तो आपको इस यूजर से SSH करना है उस मशीन पे। तो यहाँ पर मैं सेम यूज करूंगा SSH यूजर, और यहाँ पर एक ऑप्शन देना है SSH RSA। ये होस्ट के एल्गोरिथम का कुछ प्रॉब्लम होगा, अगर आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो तो शायद आपको ये एरर आ सकता है। तो ओपन SSH का ये प्रॉब्लम है कि ये डेप्रिकेटेड RSA की यूज़ करता है, तो इसको आपको अलग से ये ऑप्शन देना पड़ेगा। तो चलिए इसको एंटर मारते हैं और इस पर लॉग इन करते हैं। पासवर्ड 321। ओके, तो अब मशीन पर आ चुके हैं हम एक यूजर नाम के यूजर से। अब यहां से हमारा एन्यूमरेशन स्टार्ट होता है जब आपका इनिशियल एक्सेस फेस कंप्लीट हो चुका है टारगेट पर। आपको प्रिविलेज एस्केलेशन करना है, इसके बाद वो हो सकता है मल्टी स्टेज भी हो। मतलब जरूरी नहीं है कि आप नॉर्मली आए हो एक बहुत ही लो प्रिविलेज, बहुत ही इनिशियल लेवल यूजर से और आपको डायरेक्टली रूट मिल जाए एक बार में, ऐसा नहीं होने वाला। कभी कभी आपको हॉप करना पड़ता है, एक सर्विस अकाउंट, उसके बाद एक नॉर्मल यूजर अकाउंट, फिर उसके बाद एक दूसरा यूजर अकाउंट जो कि उस अकाउंट में वेक्टर है रूट पर प्रिवेस का। तो ऐसे मल्टीपल स्टेजेस भी हो सकते हैं, लेकिन सारे स्टेजेस पर जो टेक्निक्स है वो सेम रहेंगी। हम वही सब करके देखेंगे और लैब भी सॉल्व करेंगे पूरा, जो हमने लास्ट में सारे के सारे टेक्निक्स पढ़ने के बाद करनी है। तो यहाँ पर हम जो मैनुअल टेक्निक्स हैं पहले वो अप्लाई करते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे हम ऑटोमेटेड पर। तो मैनुअल में सबसे पहले आपको पहले ये इंश्योर कर लो कि आप अभी क्या हो फिलहाल। व्हाट इज योर करेंट प्रिविलेज, आपके पास करेंट परमिशंस क्या है। तो हु एम आई करने से आपको ये पता चल जाएगा कि आप एक यूजर हो। मतलब ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि यूजर का नाम ही यूजर है। तो ये आपका करंट यूजर नेम है। एक और कमांड होता है आईडी। तो यूनिक्स के कमांड्स, बैश के कमांड्स आपको आने चाहिए यहाँ पे। अगर आपको ये समझना है अच्छे से तो मैं आपको डिटेल में कमांड्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला हूँ, उनको डिफाइन नहीं करने वाला हूँ। तो हो सके तो मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है बैश पे, कंप्लीट ये सारे कमांड्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है कि ये क्या होता है, बैश कैसे काम करता है। अगर आपको एक क्रैश कोर्स करना है, बैश सीखना है, सिसएडमिन वाला काम करना है, तो वो कोर्स आप ले सकते हो, सेम प्लेटफॉर्म पर है हमारे वेबसाइट और ऐप पर। तो आईडी आपको क्या बताता है, आपके ग्रुप आईडीज बताता है, यूजर आईडीज बताता है कि आप कौन कौन से ग्रुप में हो और एज अ यूजर आपकी आईडी क्या है। तो नॉर्मल यूआईडी स्टार्ट होती है, जो कस्टम यूजर्स हम बनाते हैं सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद, वो 1000 से स्टार्ट होती है। तो ये 1000 आपका यूजर आईडी है। तो आपका ये कस्टम यूजर है और ये सारे ग्रुप्स में आप एडेड हो। तो यहाँ से भी काफ़ी चीज़ें आपको पता चलती हैं। अगर आप कोई ऐसे ग्रुप में ऐड होते जिसके पास कोई परमिशन होती एज रूट कुछ स्पॉन करने की या प्रोसेस स्पॉन करने की, तो उससे आप डायरेक्टली प्रवेश कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि आप मतलब अभी फिलहाल कुछ छोड़ देते हैं, ठीक है। फिलहाल हम सारे टेक्निक्स अपनाते हैं और सिस्टम का अटैक सरफेस पहचानते हैं सारे टेक्निक्स से। तो आईडी हो गया, हु एम आई हो गया। अभी हम कर रहे हैं यूजर इन्यूमरेशन, ठीक है। तो यूजर्स को इन्यूमरेट करना है, तो एक फाइल होती है etc पासवर्ड। तो इसमें आपको सारे जो यूजर्स बने हुए हैं सिस्टम पर, ये यूजर अकाउंट्स बोल सकते हो आप, सर्विस अकाउंट्स भी इसी में होते हैं। तो जितने भी अकाउंट्स बने हुए हैं सिस्टम पे वो सारे आपको यहाँ पर दिखाता है। वो हो सकता है कि यूजर अकाउंट्स ना हो, सर्विस अकाउंट्स या सिस्टम अकाउंट्स भी हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले रूट होता है बाय डिफॉल्ट, वो तो होता ही है। ये सारे बाकी सर्विस के लिए अकाउंट बने हुए हैं, इन पर आपको ध्यान नहीं देना है। बाकी जिनका यूजर आईडी 1000 के ऊपर है या 1000 है, उन पर आपको ध्यान देना है, ये होते हैं आपके कस्टम यूजर्स। तो यहाँ पर फिलहाल सिर्फ एक यूजर है जिसकी आईडी 1000 या उसके ऊपर है,
तो रूट के अलावा सिर्फ एक यूज़र बना हुआ है जिसके थ्रू आप लॉग इन कर सकते हो सिस्टम पे एज अ टर्मिनल। तो यहाँ पर एक और तरीका होता है, आप जाओ होम डायरेक्टरी पे, ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है लिनक्स का। होम के अंदर आप डायरेक्टरीज देखो कि कौन कौन सी हैं। तो यूजुअली यहाँ पर जितनी डायरेक्टरीज होंगी ना, मतलब उतने कस्टम यूजर्स बने हुए हैं। इसके अलावा कोई और डायरेक्टरी होती तो वो किसी और यूजर की होती। तो ये जो डायरेक्टरी है इसके अंदर इस यूजर की सारी फाइल्स होंगी, पूरी सारी फाइल्स होंगी यहाँ पे। फिलहाल तो ये एक टेस्ट मशीन है, तो यहाँ पर टूल्स वगैरह दिए हुए हैं जो आगे आपको लैब्स पे मैं करके दिखाऊंगा। फिलहाल ये था हमारा यूजर एन्यूमरेशन। पहले तो ये चेक करो कि कौन कौन से यूजर्स हैं सिस्टम पर, तो ये पता लगेगा कि आपको डायरेक्टली रूट मिल सकता है कि नहीं, वरना आपको किसी और यूजर पर पहले जाना पड़ेगा। तो ये हमेशा एक्सपेक्ट मत करना कि अगर आप प्रवास कर रहे हो तो रूट के लिए ही करो। आप दूसरे यूज़र के लिए कर सकते हो, और करना होता है कभी कभी। एक यूज़र यहाँ पर मिला मुझे, फिर दूसरा यूज़र था, यूज़र 2, यूज़र 3। तो ऐसे करके एक चेन बन सकती है। यूज़र से यूज़र 2 पे आना है प्रवास करके, फिर यूज़र 3 पे आना है प्रवास करके। तो प्रवास मैंने बोला कि सिर्फ वर्टिकल नहीं होता, ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी होता है। तो हॉरिजॉन्टल में भी सेम लेवल ऑफ यूजर्स पे अलग अलग चीज़ों का एक्सेस हो सकता है, तो इसीलिए भी ये करना ज़रूरी होता है। तो ये होता है यूजर इन्यूमरेशन। अब आते हैं ग्रुप इन्यूमरेशन पे। तो ग्रुप मैंने आपको दिखा दिया, आईडी से भी मिलता है ग्रुप कि आप कौन कौन से ग्रुप पे एडेड हो। बाकी उसके अलावा एक और फाइल होती है एटीसी ग्रुप। तो इस पर आपको सारे के सारे जो ग्रुप बने हुए हैं, सिस्टम ग्रुप्स भी हो सकते हैं इसमें, ज़रूरी नहीं है कि यूज़र कस्टम ग्रुप्स हो। तो ये सारे ग्रुप्स हैं, मतलब हर यूज़र का भी एक ग्रुप होता है। अगर आप यूज़र बनाते हो तो उसका एक ग्रुप भी बन जाएगा। तो जैसे ये है, ये यूज़र भी था हमारा और ये ग्रुप भी है। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। और ये ग्रुप के बारे में पता करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लिनक्स में ना कुछ पर्टिकुलर टास्क असाइंड होते हैं, कुछ पर्टिकुलर परमिशंस असाइंड होती हैं बेस्ड ऑन द ग्रुप्स। तो फॉर एग्जांपल कि आप अगर एक ग्रुप में एडेड हो जो कि एसएसएच के लॉग्स पढ़ सकता है, मतलब किस यूजर ने कब लॉगिन किया, किस यूजर नेम से लॉगिन किया, पासवर्ड क्या था उसका, तो वो भी लॉग में स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है जो ये एसएसएच के ऑथेंटिकेशन लॉग्स पढ़ सकता है। एसएसएच के ऑथेंटिकेशन लॉग्स कोई भी नहीं पढ़ सकता, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है जो पढ़ सकता है। मुझे ग्रुप का भी नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है। और एक और दूसरी अगर मैं बात करूं तो एक डॉकर ग्रुप होता है, जिससे आप डॉकर की जो इमेजेस हैं वो रन कर सकते हो, उस पर आपका एक्सेस होता है। तो वो इमेजेस में भी आपको कभी कभार प्रिवेस्क हो सकता है। तो ये भी एक और एग्जांपल है। बाकी और भी कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो पर्टिकुलर प्रिविलेज कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, लाइक अपैचे के लॉग्स पढ़ना, या सिस्टम का जो एक पर्टिकुलर प्रोसेस है उसको स्टार्ट करना। या ये यहाँ पर आप देख रहे हो MySQL का एक ग्रुप बना हुआ है, तो इस अगर ग्रुप में आप हो तो आप MySQL के डेटाबेस वगैरह पढ़ सकते हो, उस पर जो डेटा है वो देख सकते हो, तो क्रेडेंशियल्स वगैरह आप रीड कर पाओगे उसके बाद। तो ऐसे और भी यहाँ पर ग्रुप्स हैं। अगर आप शैडो ग्रुप में हो ना, तो आप बिना रूट के भी शैडो फाइल पढ़ सकते हो, बिना रूट हुए शैडो फाइल पढ़ सकते हो। जिसके बाद आपको शैडो फाइल में जो क्लियर टेक्स्ट हैशेस होते हैं वो आप देख पाओगे और उनको क्रैक कर पाओगे उसके बाद, अगर हो पाया तो। लेकिन आप पढ़ तो सकते हो ना, एक वेक्टर तो वो भी हुआ। अगर वीक पासवर्ड होंगे तो मिल जाएगा आपको। बैकअप ग्रुप में तो अगर आप हो तो आप सिस्टम का बैकअप ले सकते हो फाइल्स का, कहीं और स्टोरेज में जा करके उनको बैकअप कर लो, फिर अगर आप उनको रीड कर पाओ तो आप आगे बढ़ सकते हो। स्यूडो ग्रुप में हो तो ऑब्वियसली बताने की जरूरत नहीं है। स्यूडो ग्रुप में हो अगर आप, तो एज अ डिफरेंट यूजर आप कोई कमांड रन कर सकते हो, वो रूट भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसीलिए आपको ग्रुप एन्यूमरेट करना जरूरी है। और ये सब कंटेक्स्ट से आएगा यार, ये सब एक्सपीरियंस से आएगा। अब इतने सारे ग्रुप्स हैं ना लिनक्स में, इतने सारे काम होते हैं ना, कि आप एक बार में सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो। आपको सिलेक्टिव रिसर्च करनी पड़ेगी ऑन द रिक्वायरमेंट बेसिस। आपको जो भी मिल रहा है, आप जिस भी ग्रुप में हो उस ग्रुप के बारे में रिसर्च करो कि ये ग्रुप क्या क्या कर सकता है। फिर आप खुद से वो करके देखो और खुद से ये चेक करो कि ये सारे जो काम है, इन सब कामों में से कौन सा काम मुझे आगे बढ़ने दे सकता है प्रवास करने के लिए। सारे के सारे काम आपको प्रवास करने नहीं देंगे या सेंस नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो आपके काम के नहीं है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं गेम्स, अगर कोई ग्रुप है तो गेम
ग्रुप में अगर मैं हूं तो मैं क्या कर सकता हूं। तो यहाँ पर आप कुछ कर नहीं सकते हो इसमें। गेम्स के थ्रू आप प्रवास कर पाओ ऐसा कुछ है नहीं जो आप कर पाओगे इस ग्रुप से। तो इसीलिए सबकी सब सारी चीज़ें जो हैं वो आपको काम नहीं आएंगी। जो आपको काम आने वाली हैं वो आपको सिलेक्टिवली फोकस करना है उन पे, और ये सब रिसर्च और एक्सपीरियंस से ही आएगा। एक बार में कोई कुछ नहीं सीखता है। मैं भी बहुत काम करके बहुत बार वॉक थ्रूज देख के रिसर्च कर कर ही यहाँ पर पहुंचा हूँ, और ये सब मुझे पता है। तो इसीलिए हरी मत करना, बस ध्यान से सब कुछ नोटिस करो और एनालिसिस करो। अब आते हैं होस्ट नेम पर। होस्ट नेम आपके सिस्टम का एक ऐसा नाम है जो नेटवर्क में बाकी सिस्टम्स को दिखेगा अगर उनको आपके सिस्टम से कम्युनिकेट करना है। तो वो होस्ट नेम एक डीएनएस नेम है जो अगर रिजॉल्व होता है तो उसको टारगेट सिस्टम की आईपी मिलती है। मतलब टारगेट सिस्टम की जो आईपी है उसका ही डीएनएस नेम ये होस्ट नेम होता है। तो होस्ट नेम पता करके आप ये पता कर सकते हो। कई बार क्या होता है ना कि कुछ सर्विसेज होस्ट नेम पर काम करती हैं, तो आपको पेलोड्स बनाने के लिए होस्ट नेम चाहिए होगा सिस्टम का। कुछ सर्विसेज ट्रस्ट करती हैं होस्ट नेम को, अगर वहाँ से कुछ कमांड आ रहा है तो वो एग्जीक्यूट कर लेंगी। तो ऐसे एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं होस्ट नेम पर बेस्ड भी होते हैं कभी कभी। तो आपको ये पहचानना ज़रूरी है, आपको ये पहचानने के लिए, क्योंकि कुछ ट्रस्ट रिलेशनशिप होती है सर्विसेज के बीच में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर। तो होस्ट नेम से पता चल सकता है ये सारी चीज़ें। और डीएनएस बेस्ड अटैक्स जो होते हैं, आईपीस के ऊपर के जो अटैक्स होते हैं डीएनएस पे, तो वो भी आपको यहाँ पर काम आ सकते हैं करने के लिए। तो जो पॉइजनिंग होती है डीएनएस की वो भी इसके थ्रू आप कर सकते हो होस्ट नेम पहचान के। तो ऐसा नहीं है कि ये नाकाम सी चीज़ है, नॉनसेंस, या कोई काम नहीं आने वाली है। आपको डॉक्यूमेंट करने के लिए काम आएगी ये आगे के अटैक्स के लिए। तो एक ये भी तरीका है कि आप यहाँ पर जो सेकंड वर्ड है यूनेम माइनस ए कर लो। तो यहाँ पर जो सेकंड वर्ड होता है ना वो आपका होस्ट नेम होता है। ये जो होता है वो आपका सिस्टम का टाइप है, ये आपका कर्नल वर्जन है, और बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है यहाँ पर आर्किटेक्चर वगैरह। तो बाकी ये जो आपका होस्ट नेम होता है ये भी होस्ट नेम है। और ये जो सिंटैक्स होता है एक शेल का, करंट यूजर एट करंट होस्ट नेम, तो ये भी आपका होस्ट नेम ही होता है। तो ये बहुत ही ट्रिवियल चीज़ है चेक करना, बहुत ईजी है चेक करना। अब आपका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है चेक करना, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नल वर्जन चेक करना है सिस्टम का। तो वो कैसे चेक करोगे? सबसे पहले ओएस के बारे में जो डिटेल्स हैं वो पहचानने के लिए एटीसी, मतलब एटीसी में सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, तो आपको मैक्सिमम जो कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन है वो एटीसी से ही मिलेगी। तो फिर से आ जाओ एटीसी पे, एक फाइल होती है इशू। तो यहाँ पर कुछ दिया नहीं हुआ है, लेकिन इशू फाइल जो होती है ना वहाँ पर दिया होता है कि आप जब सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो इशू में डिटेल्स होती हैं। ओएस का नाम होता है, ओएस का वर्जन होता है, जैसे रेड हैट या डेबियन। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी यहाँ पर लिखा होता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन हमको पता चल गया, तो ज़्यादा डिटेल्स नहीं है यहाँ पे, कर्नल का वर्जन यहाँ पर दिया नहीं होता है, लेकिन बस ओएस का नाम और उसके ऊपर की डिटेल्स दी हुई होती हैं। बाकी ईटीसी एक और फाइल होती है, ईटीसी ओएस रिलीज। तो ये रिलीज फाइल होती है, लेकिन यहाँ पर है नहीं, इसका कुछ और नाम भी हो सकता है। तो आप स्टार करके रिलीज लिख दो, ऐसे भी कोई फाइल नहीं है। तो हो सकता है यहाँ पर फाइल ना भी हो, अगर हो तो अच्छा है। etc/os के नाम से यहाँ पर कोई फाइल है ही नहीं। यूनिक्स ओके, 143 पॉसिबिलिटीज तो मुझे लिस्ट नहीं करनी है। रिजॉल्व ये तो डीएनएस फाइल हो गई, लेकिन कोई रिलीज फाइल नहीं है यहाँ पे। तो ठीक है, जो ओएस रिलीज फाइल है उसमें सारी मेन इंफॉर्मेशन होती है, नाम, वर्जन, प्रेटी नेम वगैरह, लिनक्स के सिस्टम के बारे में। और बाकी जो इशू फाइल है वो लाइक अ बैनर होती है, जो जब कोई लॉगिन करता है सिस्टम पे तो वो क्या ग्रीटिंग देगा उसको। जैसे आपने एसएसएच पे देखा होगा ना कि कुछ बड़ा सा लिखा होता है, एस्की में बॉर्डर्स वगैरह होते हैं इक्वल टू साइन करके, और इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ डिस्क्लेमर होता है सिस्टम के बारे में। तो वो सारी चीज़ें इशू में होती हैं, तो वहाँ से भी पता चल सकता है सिस्टम के बारे में। लेकिन आपको पता करना है कर्नल वर्जन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो आप कर सकते हो एक कमांड से, यूनेम ए, जो हमने अभी अभी टाइप किया था। तो ये होता है कर्नल वर्जन। तो ये वर्जन आप लिख दो गूगल पे, रिसर्च करोगे एक्सप्लॉइट डीबी में, रैपिड 7 में आपको इसके एक्सप्लॉइट्स मिल जाएंगे अगर होंगे तो। अगर ये पुराना वर्जन है तो, डेबियन है तो हो सकता है कि इसके एक्सप्लॉइट्स हों।
कर्नल एक्सप्लॉइट सीवीज होंगे इसके और कंपाइल करने पड़े, लेकिन ये होता है आपका कर्नल वर्जन जिसके अगेंस्ट बहुत केस में हो सकते हैं एक्सप्लॉइट्स। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो अटैक वेक्टर है ना, ये बहुत ही ट्रिवियल है, मतलब ये रियल वर्ल्ड में 99% काम नहीं आता, क्योंकि मतलब जो कंपनी अगर पेन टेस्ट करवा रही है, जो एंगेजमेंट करवा रही है, वो मोस्ट कॉमनली अवेयर होगी सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस से, तो वो अपने सिस्टम्स को अपडेटेड ही रखेगी, वो कभी भी पुराना कर्नल वर्जन नहीं रखेगी। और अगर अपडेटेड नहीं भी है, 1-2 साल पुराना भी है, तो उसके भी कर्नल एक्सप्लॉइट्स नहीं होते हैं। बहुत पुराने पुराने लाइक 5-10 साल पुराने, 20 साल पुराने कर्नल वर्जन्स पर एक्सप्लॉइट निकलते हैं जो कि एक्यूरेट होते हैं। तो इसीलिए ये जो वेक्टर है ये आपको काम नहीं आएगा काफ़ी टाइम पे रियल वर्ल्ड में, और एग्जाम्स में भी, ओएससीपी में भी ये काम नहीं आता, ठीक है। मुझे खुद नहीं मिला था, और मैंने जिन लोगों से भी बात करी है ना रिसेंटली 2-3 साल में, ओएससीपी में किसी को भी कर्नल एक्सप्लॉइट्स नहीं आते हैं। तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, बट फिर भी ये एक टेक्निक है जो आप सीटीएफ में करते हो, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी हेल्पफुल होगी आपको कंपाइलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पहचानने के लिए, तो इसके लिए ये जानना ज़रूरी है। बाकी ये होता है कर्नल एन्यूमरेशन। अब आपको पता करना है कि कौन कौन से प्रोसेस रन हो रहा है सिस्टम पे, एक्टिव प्रोसेस जो रैम में है, और मतलब बहुत सारी डिटेल्स होती है ना। तो एक कमांड होता है पीएस। पीएस बहुत ही सिंपल आपको आउटपुट देगा, ये आपको सिर्फ ये बताएगा कि करंट टर्मिनल में करंट यूजर ने कौन कौन से प्रोसेस स्पॉन किए हैं। तो ये हमको नहीं पता करना है, हमको सारे यूजर्स के बारे में सारे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो पीएस ए होता है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो यही है कि ये जो ए है ना, ये सारे यूजर्स के प्रोसेसर्स को लिस्ट करता है, लेकिन ये जो सिंपल पीएस था प्रोसेस स्टेटस, ये सिर्फ करंट यूजर के सेशन में जो प्रोसेस है वही लिस्ट कर रहा है, और ये वाले सारे लिस्ट कर रहा है। मतलब ये पता नहीं चल रहा है आपको कि कौन सा प्रोसेस किस यूजर का है, तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन और देना पड़ेगा यू करके, जो कि यूजर ओरिएंटेड आउटपुट आपको देगा, ताकि बहुत सारी और डिटेल्स आपको पता चल पाए। तो ये देखो यूजर रूट के बहुत सारे प्रोसेस हैं यहाँ पे, जो कि सिस्टम प्रोसेस है। लेकिन सब में आपने कुछ एक चीज नोटिस करी होगी जो कॉमन है, कि सब में टीटीवाई प्रेजेंट है, तो सब टर्मिनल प्रोसेस है यहाँ पे, कोई बैकग्राउंड प्रोसेस या डीमन नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट जो प्रोसेस स्टेटस कमांड है वो सिर्फ टर्मिनल प्रोसेस को लिस्ट करता है, जो प्रोसेस के अगेंस्ट कोई टर्मिनल असाइंड है सिर्फ उन्हीं प्रोसेस को लिस्ट करता है। लेकिन हमको यही नहीं चाहिए, हमको बहुत सारे और प्रोसेस चाहिए, सारे के सारे चाहिए जो रन हो रहे हैं इररिस्पेक्टिव कि उस पर कोई टर्मिनल है कि नहीं है अटैच्ड। तो बैकग्राउंड प्रोसेस, डीमन्स, ये सबको हम चाहिए कि लिस्ट हो, तो उसके लिए कमांड होता है एक्स। तो ये BSD स्टाइल सिंटैक्स है, यूनिक्स स्टाइल सिंटैक्स भी होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इससे आपको सारे के सारे प्रोसेस लिस्ट हो जाएंगे जो भी सिस्टम पे रन हो रहे हैं, कोई टर्मिनल हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये बैकग्राउंड प्रोसेस है, ठीक है। और बहुत सारी डिटेल्स हो रही है यहाँ पे। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल जो है वो है यूजर, कि किस यूजर का क्या प्रोसेस रन हो रहा है। तो रूट के जो प्रोसेस हैं उन पर हमारा क्या प्रिविलेज है वो हमको देखना है। तो जितने भी रूट के प्रोसेस है ना उन पर आपको ध्यान देना है प्रिवास के लिए। बाकी प्रोसेस आईडी क्या है, उसके बाद सीपीयू का परसेंट कितना यूज़ कर रहा है, परसेंट ऑफ मेमोरी कितना यूज़ कर रहे हैं, बाकी और भी डिटेल्स हैं यहाँ पे जो हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हो, आपके ऊपर है, पढ़ना है तो बिल्कुल। कमांड यहाँ पर दिए हुए हैं आपके पास, पर्टिकुलर पूरे के पूरे कमांड की क्या ऑप्शन से रन हुआ है, ये क्यों कौन सा प्रोग्राम रन हुआ है, और बहुत सारे और हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि जितने प्रोसेस है यहाँ पर देखो, MySQL का भी चल रहा है, bin sh है, लॉगर प्रोसेस चल रहा है, exim चल रहा है। ये सारे हैं सारे के सारे यूजर्स के। तो ये एक सिंटैक्स हो गया। बाकी एक और सिंटैक्स है -ef, ये यूनिक्स स्टाइल सिंटैक्स है, काम वही करता है, सिंपल। आपको डिटेल वही मिली है यहाँ पे, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन कम मिली है। तो ये सारे जो चाहिए, जो ज़रूरी है वो तो मिल गई है, लेकिन कुछ कुछ यहाँ पर एडिशनल भी था, लाइक टाइम एंड डेट, वो सब नहीं मिला है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं होता वो, तो ठीक है। इससे आपको क्या पता चलेगा, जैसे मैंने बोला कि जो प्रोसेस उस यूज़र के कंटेक्स्ट से रन हो रहे हैं जिस पर आपको प्रवास करना है, मोस्ट कॉमनली रूट ही होगा, तो उस पर ऑब्जर्व करो। और कोई ऐसा प्रोसेस होगा जो कोई ऐसे प्रोग्राम से रन हुआ है जो आप मॉडिफाई कर पाओ या हाईजैक कर पाओ, तो उससे आपको रूट मिल सकता है फिर, क्योंकि वो उसी के कंटेक्स्ट से रन हो रहा है। तो उस प्रोसेस पर रूट के प्रिविलेजेस हैं,
उस प्रोसेस पर बहुत सारे और परमिशंस हैं सुपर यूज़र की जो हमको चाहिए। तो उस प्रोसेस पर हम कुछ मॉडिफिकेशन कर पाएँ या उस प्रोसेस को बोल पाएँ कि तू ये काम कर दे ताकि हमको रिवर्स शेल मिल जाए एज रूट। तो ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए प्रोसेस आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये क्रूशियल पार्ट है हमारे प्रवास के प्रोसेस में, तो इसको भी नोट कर लो। बाकी एक और कमांड होता है जो पीएस कमांड है ना, ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं देता आपको। मतलब एक बार आपने कमांड रन किया तो उस टाइम पर जो प्रोसेस की स्नैपशॉट है सिस्टम पे वो आपको लिस्ट कर देगा, लेकिन रियल टाइम में अपडेट नहीं होगा ये कि रियल टाइम में कुछ प्रोसेस बंद हो रहे हैं, कोई नए प्रोसेस चालू हो रहे हैं। तो ये आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, तो उसके लिए आप टॉप कमांड यूज़ कर सकते हो। टॉप कमांड आपको कॉन्स्टेंटली डायनामिक लिस्ट देता है। देखो यहाँ पर चेंज हो रहा है कि यहाँ पर पहले आपको सारे डिटेल्स बता दी, स्टेटिस्टिक्स बता दिए, कौन कौन से प्रोसेस कितने रनिंग है, 83 टोटल हैं, 82 स्लीपिंग है, एक रन हो रहा है, ज़ॉम्बी प्रोसेस कोई नहीं है, मेमोरी कितनी टोटल है, कितनी यूज़ हुई है, ये सब बता रहा है आपको। और ये पूरा स्क्रीन कवर करता है। बाकी यहाँ पर आई मतलब मुझे इसको यूज़ करना नहीं आता है, तो कुछ कुछ कमांड्स हैं यहाँ पर भी आप स्क्रॉल करके यहाँ पर पता नहीं कर सकते हो, जितनी स्क्रीन पर आ रहे हैं वही दिख रहे होंगे आपको। फिल्टर्स वगैरह होते हैं यहाँ पे, आप फिल्टर लगा सकते हो विच यूज़र। तो सिर्फ रूट के बारे में देखना है तो रूट मारकर एंटर कर दो, ये सिर्फ रूट के दिखाएगा आपको। और चेंज डिले वगैरह कुछ कुछ ऑप्शन है, कुछ कुछ बटन्स होते हैं, इस पर आप चेक कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है। बाकी मैं तो पीएस ही यूज़ करता हूँ, वो काम कर कर देता है। वो ज़रूरी नहीं है कि आप ये यूज़ करो, उससे भी काम आपका हो जाएगा रियल टाइम में। बस एक गिमिकी